जीवा एक गरीब लकड़हारा था। घर में उसके 2 बच्चे, पत्नी गोपी और बूढ़ी माँ थी। जीवा दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता और उसकी पत्नी घर का सारा काम निपटाकर बाजार में लकड़ियाँ बेच आती। एक दिन जब जीवा लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसने देखा कि उसी पेड़ के नीचे एक बहुत खूबसूरत सफेद घोड़ा आकर रुका। उसके बाल चमक रहे थे, पीठ पर सोने की काठी थी। लगता है किसी राजा महाराजा का घोड़ा है, तभी तो सोने की काठी लगी है। उसने पास जाकर देखा तो घोड़ा बहुत थका हुआ लग रहा था। जीवा ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे सहलाया और पानी पिलाया। तभी मैं मीनू परी का घोड़ा मोती हूँ। वो जब भी धरती पर आती है तब मेरी ही सवारी करती है। आज मैं उन्हें लेकर आ रहा था, तभी एक राक्षस ने हमारा पीछा किया। मीनू परी के जादुई प्रहार से राक्षस तो भाग गया, पर वो खुद मूर्छित हो गई। मैं इसीलिए कोई मदद ढूंढने आया था। क्या तुम मीनू परी की मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जीवा उसकी पीठ पर आकर बैठ गया। दोनों घने जंगल में गए तो मीनू परी अभी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। जीवा ने घोड़े की पीठ पर से उतरकर परी के मुख पर पानी की छींट डाला। ओह, मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आई? परी रानी, आपका घोड़ा मोती तो इंसानों की आवाज में बात करता है। यहाँ से 5 कोस दूर जाकर ये मुझे आपकी मदद के लिए बुलाकर ले आया है। बहुत घबराया हुआ था, अब आपको होश में आया देखकर शायद उसे भी सुकून आ गया है। ओह, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? तुम ना आते तो मैं बच न पाती। दरअसल एक राक्षस हमारा पीछा कर रहा था। उससे बचने के लिए मेरा घोड़ा मोती हवा से भी तेज गति से भागते हुए मुझे घने जंगल के इस निर्जन स्थान पर ले आया। आपका घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं जान पड़ता। ये घोड़ा मुझे एक महर्षि के आश्रम के बाहर घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। मैंने इसको अपने जादू से जीवन दान दिया और अपने साथ ले गई। तभी से ये मेरे साथ रहता है। ओह, ये इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है? इसने मुझे बताया था कि जब ये महर्षि के आश्रम में था, तब महर्षि के पास रहते रहते इसने बहुत से मंत्र सीख लिए। महर्षि की कृपा से इसने बोलना भी सीख लिया। एक दिन इसके गुणों को सुनकर कुछ डाकू इसे चुराने आए। जब इसने शोर मचाकर सबको बुलाने की कोशिश की तो उन लोगों ने इसे कौड़ों से मार मार कर घायल कर दिया। तभी ये मुझे आश्रम के बाहर पड़ा मिला था। ओह, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। अब ये घने जंगल में ही रहता है और मेरे आने की प्रतीक्षा करता है। जंगली घास खाता है, झरनों का पानी पीता है, आजाद जिंदगी बिताता है। अब आप कहाँ जाएंगी? ओहो, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि मुझे राजकुमार प्रशांत के विवाह में जाना था। तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। मैं कैसे किसी राजा के उत्सव में शामिल हो सकता हूँ? उसकी चिंता मत करो। तुमने परियों के बारे में नहीं सुना है क्या? सुना तो है, पर जिस परी को अपनी जीवन रक्षा के लिए मुझ जैसे गरीब की जरूरत आ पड़ी हो, वो मेरे लिए क्या करेगी, मेरी समझ से परे है। अगर आपका घोड़ा इतना समझदार ना होता तो आपका क्या होता? मुझे यही सोचकर चिंता हो रही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, परंतु बहुत से शक्तिशाली लोग भी कभी कभी मुसीबत में घिरे होते हैं। फिलहाल तुमको चलना चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही जीवा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र और आभूषण आ गए। जीवा हैरान होकर कभी खुद को देखता तो कभी परी को। अरे, मैं तो बिल्कुल बदल गया। मेरे घर वाले तो मुझे पहचानेंगे ही नहीं। चलो आओ, घोड़े पर बैठो। दोनों घोड़े पर सवार होकर राजकुमार प्रशांत के विवाह उत्सव में पहुंचे। वहां से लौटकर, जीवा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको कुछ देना चाहती हूँ। तुमको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपसे मुलाकात हुई, इतनी बड़ी शादी में गया और कोई इच्छा नहीं बची। ठीक है, मैं चलती हूँ।
पर मैं तुम्हें ये अंगूठी देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी या जादुई घोड़े की जरूरत महसूस हो, इस अंगूठी को अपने हथेली पर 3 बार रगड़कर मेरा नाम ले लेना। इतना कहकर परी घोड़ा पर सवार होकर चली गई। जीवा जब घर आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसका घर एक आलीशान महल में बदल गया था। उसके दरवाजे पर एक आलीशान घोड़ा खड़ा था जो उसको देखते ही हिनहिनाने लगा। कैसे हो तुम दोस्त? घोड़े ने खुशी से अपना सिर हिला दिया। जीवा घर के भीतर आया तो धन दौलत से भरपूर घर और अपनी पत्नी एवं बच्चों को देखकर फिर से हैरान हो गया। ये कैसे जादू हो गया जी? हमारी किस्मत तो एक घोड़े ने बदल दी। मतलब कि एक घोड़ा आया था। उसने मुझे बताया कि उसका नाम मोती है और वो कुछ एहसानों का बदला चुकाने आया है। उसी ने ये सब कुछ दिया है। ओह, तो ये सारा कमाल परी के जादुई घोड़े का ही है। जीवा ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कभी अपनी पत्नी को देखता, कभी अपने हाथ में पड़ी अंगूठी को। इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन खुशी खुशी बिता दिया। राजकुमार यशवर्धन अपने नगर अवंतिकापुर के महल से सुबह ही अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए। धूप सिर पर चढ़ाई थी। उन्हें थकान का भी अनुभव होने लगा था। मन अत्यधिक खिन्न था। माता पिता शादी करने की जिद लगाकर बैठ गए हैं। मैं तब तक शादी नहीं करना चाहता हूँ जब तक मनपसंद लड़की ना मिले। कुछ दिनों के लिए राज्य छोड़कर ही चला जाता हूँ ताकि कुछ समय के लिए ये बात वो लोग भूल जाएं। थोड़ी दूर चलने पर ही एक नदी के बहने की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। आगे जाकर उन्होंने घोड़े को रोक दिया। पेड़ के तने से उसको बांध के खुद पानी पीने चले गए। तभी उन्होंने देखा कि नदी में कोई डूब रहा है। ओह, पता नहीं कौन डूब रहा है, मुझे बचाना होगा। इतना कहकर बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद पड़े। वो एक परी थी। उसको किसी तरह अपने कंधे पर लाद कर बाहर ले आए, जमीन पर लिटा दिया। उसके पेट में गए पानी को निकाला। अचानक वो उठकर बैठ गई। मैं यहाँ कैसे आई? पहले ये बताइए कि नदी में क्यों कूदकर जान दे रही थी आप? मेरे सारे आभूषण भी नहीं है। शायद उस दुष्ट जादूगर ने मेरा ऐसा हाल किया है। कौन है आप? कैसा जादूगर? मैं एक परी हूँ। मेरा नाम मल्लिका है। मैं धरती पर घूमने आई थी, तभी एक दुष्ट जादूगर की निगाह मुझ पर पड़ गई और उसने मुझ पर जाल डालकर पकड़ लिया। मेरे सारे आभूषण भी उतार लिए। शायद पकड़े जाने के डर से उसने मुझे बेहोश करके नदी में डाल दिया होगा। ये तो बहुत गलत हुआ। हमारे देश में एक तरफ अतिथि देवो भव की सिद्धांत का पालन किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे दुष्कर्म करने वालों की कमी नहीं है। मुझे दुख है कि आपको पृथ्वी लोक पर आकर इतना कष्ट झेलना पड़ा। बस आप मुझे उस जगह का पता दीजिए, मैं स्वयं उस दुष्ट जादूगर को मजा चखाऊंगा। पहली बात तो मुझे स्वयं याद नहीं कि वो कौन सी जगह थी और उसने मुझे कहाँ नदी में फेंका होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बस एक मदद और चाहती हूँ। हाँ, बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दे ताकि मैं कुछ देर आराम करके वापस परीलोक चली जाऊँ। आप सीधे मेरे महल चलिए, वहाँ कुछ समय आराम करके चली जाइएगा। लेकिन वहाँ तो आपका परिवार होगा। मैं किसी एकांत स्थान पर जाना चाहती हूँ। ओह, तब चलिए। हमारा एक महल जंगल में भी है जिसमें हम शिकार के समय ठहरते हैं। आप वहीं आराम करिए। वहाँ 1-2 सेवक और सिपाहियों के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। दरअसल मेरे पंख अभी गीले हैं, जिससे मुझे उड़ने में दिक्कत होगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप मेरे घोड़े पर बैठकर मेरे साथ चलें। पर इसके पहले कभी घोड़े पर नहीं बैठी, कहीं गिर गई तो? अरे मैं हूं ना संभालने के लिए, आप आराम से बैठिए। मल्लिका परी ने घोड़े पर बैठने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, घोड़ा ऐसे उछला जैसे उसे करंट लग गया हो। इसे क्या हुआ? आप मुझे सच सच बताइएगा, आप जो कुछ कह रही हैं वो सच है ना? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? मेरा घोड़ा भविष्य दृष्टा है। जब कभी कोई खतरा होता है तो वो भांप लेता है। मल्लिका परी, ठहरिए, मैं उससे पूछता हूँ। बादल, क्या हुआ? तुम उछले क्यों? राजकुमार, सामने से तूफान आ रहा है
आप लोगों को तुरंत यहीं कहीं छुप जाना चाहिए। आगे जाकर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहाँ जाएं? तभी राजकुमार की नजर घने जंगल के बीच खड़े एक खंडर पर पड़ी। चलिए उस खंडर में चलकर देखते हैं। दोनों खंडर में पहुंचे तो बाहर से बहुत ऊंचे स्वर में मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ी। ठहरिए, ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये तो किसी तांत्रिक की आवाज है। आपको कैसे पता? मुझे मंत्रों का ज्ञान भली भांति है, आप यही ठहरिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पहले भी आप एक बार नदी में डूब गई थी। आप चिंता मत करिए, मैं जादू से अपना वेश बदल कर जाऊंगी। थोड़ी देर में ही मल्लिका परी ने तितली का रूप धारण किया और खंडर में चली गई। वहां से वापस आई तो राजकुमार, ये तो बहुत खतरनाक तांत्रिक है। 2 लड़कियां इसके कब्जे में है और उन्हें सामने बिठाकर मंत्रोच्चारण करता जा रहा है। हमें उसे रोकना होगा, वरना वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं अधिक से अधिक उस पर बल प्रयोग कर सकता हूँ, पर जादू या मंत्र तो मुझे नहीं आता। मैं जादू से उन लड़कियों को बाहर निकाल लाऊंगी और उस तांत्रिक को जादू से रस्सी से बांध दूंगी। उसके आगे आप देखिए। ठीक है, पर आपके गीले पंख सूख गए हैं क्या? अभी हमें सबसे पहले उन लड़कियों को बाहर निकाल कर लाना होगा, पंख तो सूख ही जाएंगे। मल्लिका परी के जादू से दोनों लड़कियां खंडहर से लड़खड़ाते हुए बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों नशे की हालत में है। और तभी चीखते हुए तांत्रिक भी एक रस्सी में बंधा हुआ खींचता हुआ बाहर आ गया। राजकुमार, अपने शिकार पर निशाना साधिए। पहले इससे ये तो पूछ लीजिए कि ये इन लड़कियों को कहां से और क्यों लाया है। हे धृत तांत्रिक, क्यों इन लड़कियों को लेके आए थे और क्या करना चाहते हो तुम इनके साथ? मुझे अपनी तांत्रिक साधना को पूरा करने के लिए जवान लड़कियों की जरूरत है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें भी मंत्रोच्चारण से बेहोश कर दूंगा। मेरी साधना पूरी ही होने वाली थी कि तुमने बाधा डाल दी। अब इसको मजा चखाना ही पड़ेगा, मैं ही कुछ करती हूँ। मल्लिका परी ने कोई मंत्र पढ़कर लड़कियों के ऊपर फूंक मारा। वो दोनों चैतन्य हो गए। लड़कियों, एक एक झंडा उठाओ और इस दुष्ट तांत्रिक का सिर फोड़ दो। लड़कियां तो जैसे यही चाहती थी। दोनों झंडे से उसके सिर पर वार करने लगी, मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। बस, अब इसको काफी सजा मिल चुका है। इसको उम्र भर कैद में रहना होगा। आप इन लड़कियों का ध्यान रखिए, मैं इसे इसके ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। राजकुमार ने तांत्रिक को घोड़े की पीठ पर रस्सी से बांध दिया और घोड़ा दौड़ते हुए अपने राज्य में पहुंच गया। इस दुष्ट को सलाखों के भीतर डाल दिया जाए और कुछ लोग मेरे पीछे घोड़े लेकर आए, साथ में एक बंदी भी ले चलिए। राजकुमार जब उस खंडर के पास पहुंचा तो वहां कुछ और लड़कियां खड़ी थी। राजकुमार, उस तांत्रिक ने तो कई लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। अगर हम इधर ना आते तो इन बेचारी लड़कियों की जिंदगी दांव पर लग गई होती। खंडर में और कुछ मिला? हाँ मिला ना, बजाने वाला चिमटा, भस्म, विभूति और सूखे नारियल, इसी तरह की पूजा की सामग्रियां थी। हम लोगों ने सब नदी में प्रवाहित कर दिया। अब हमारे सिपाही भी आ गए हैं और हमारी बंदी भी तैयार है। ये सभी लड़कियां बंदी में बैठ जाएंगी और आप घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ महल चलिए। राजकुमार, मुझे जाने दीजिए। देखिए, अगर आप घोड़े पर बैठने से डर रही हैं तो बंगी में बैठ सकती हैं। आपको एक बार मैं अपने महल ले चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं ज्यादा देर तक रुकूंगी नहीं। जब सभी लोग महल पहुंचे तो आप सभी लोगों का महल में स्वागत है। अतिथि गृह ठीक करवा दिया है ना? जी राजकुमार। सभी लोग अतिथि गृह की ओर बढ़ गए और राजकुमार मल्लिका परी को साथ लेकर दरबार में राजा के पास चला गया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है मल्लिका परी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया? मुझे बचाने से लेकर लड़कियों को तांत्रिक के जाल से छुड़ाने तक जो कुछ भी किया वो आपके सुपुत्र ने ही किया। आप नहीं जानती, मेरा राजकुमार शादी ना करने की जिद करके बैठा था। हमारे बार बार जिद करने पर वो महल छोड़कर चला गया था। उस दिन आप ना मिलती तो ये ना जाने कहां कहां भटकता रहता। ओह,
तो ये बात थी। मल्लिका परी, मैं पूरे दरबार के सामने आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मुझे अपना जीवन साथी बना लीजिए। मल्लिका परी मन ही मन राजकुमार को चाहने लगी थी। उसने झट से हामी भर दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों का विवाह हो गया। परीलोक से परियां भी आई। विवाह के बाद उन लड़कियों को उनके घर सम्मान पूर्वक भेज दिया गया। सब बहुत खुश थे। आसमान से परियों का एक झुंड अचानक आकर समुद्र की लहरों में अटखेलियां करने लगा। किरण परी, हम इतनी बार पृथ्वीलोक पर आते हैं पर कभी इतना आनंद नहीं उठाया। आज भी अगर हम बादलों की परी रश्मि को ढूंढते हुए इधर न आते तो इन लहरों का आनंद नहीं उठा पाते। रश्मि परी आखिर कहाँ गई होगी? कल सारी परियां अपने काम खत्म करके परीलोक वापस चली गई। उसका कोई पता नहीं चला। दरअसल वो कई बार ये बात कह चुकी है कि सफेद बादल उसकी बात नहीं मानते, जिसकी वजह से वो उनसे ज्यादा उलझना नहीं चाहती। हाँ, पता नहीं सफेद बादल उसे क्यों परेशान करते हैं। शायद वो ज्यादा सख्ती से पेश आती है। क्यों ना चलकर हम सफेद बादलों से ही पूछ ले, शायद रश्मि परी के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो जाए। दोनों परियां सफेद बादलों की तरफ उड़ गई। बाकी परियां अभी भी समुंदर की लहरों का आनंद उठा रही थी। बादलों में पहुंचकर, बादल बादल, तुमने रश्मि परी को कहीं देखा है क्या? कल से ही मुंह फुलाकर पर्वतों के पार काले बादलों में जाकर बैठी है वो। वो क्यों भला? कल भरे हुए बादलों के साथ हमें धरती पर बरसना था और रश्मि परी चाहती थी कि हम समंदर में बरसे। इसी बात से नाराज होकर वो काले बादलों में चली गई। मैं नहीं मानती कि वो इतनी सी बात के लिए नाराज हो गई होगी। आखिर समुंदर में बरसने का भी कोई खास मकसद रहा होगा। मकसद होने से भी धरती पर बादलों का बरसात अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि बिना बारिश के सारी फसलें सूख रही है। किसान परेशान थे, इसीलिए कभी कभी हमें अपनी मर्जी भी करनी होती है और रश्मि परी ये सब नहीं समझती। आप रानी परी से कहकर बादलों के लिए किसी अनुभवी परी की नियुक्ति करवाइए। तुम कह रहे हो तो मैं अवश्य बात करूंगी। अभी तो हमें रश्मि को ढूंढना आवश्यक है। इतना कहकर दोनों परियां पर्वतों के पार काले बादलों की खोज में चल पड़ी। बहुत देर तक उड़ते रहने के बाद उन्हें काले बादलों का टुकड़ा दिखाई पड़ा। वो देखो, काले बादल, वो अवश्य इसी जगह होगी। दोनों परियां बादलों में पहुंची तो रश्मि परी कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। रश्मि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारे परीलोक में तुम्हें ढूंढा जा रहा है और तुम बच्चों के साथ मस्ती कर रही हो। मुझे बादलों की परी बनना स्वीकार नहीं है। वो मेरी बात ही नहीं मानते, तो मेरा बादलों की परी रहने का क्या मतलब है? हुआ क्या? तुम्हें क्या परेशानी है? बादलों से नाराज होकर यहाँ बैठ गई हो? देखो, ये छोटे छोटे बच्चे समुंदर के किनारे खेल रहे थे। अचानक ये समुंदर के अंदर जाने लगे। तभी मैंने सफेद बादल के एक टुकड़े को आदेश दिया कि समुंदर के ऊपर बरस जाओ, जिससे बच्चों का ध्यान भटक जाए और ये वापस आ जाए। पर बादल नहीं माना। क्या कहा उसने? उसने कहा कि सूखी फसलों के लिए बारिश अधिक आवश्यक है, इसलिए वो पहले धरती पर बरसेगा। आज तो फैसला होकर रहेगा। जहाँ बच्चों के जीवन मृत्यु का मामला है, वहाँ बरसना ज्यादा आवश्यक है। इन बादलों की शिकायत रानी परी से करनी पड़ेगी। तुम हमारे साथ आओ। पर ये बच्चे हैं किसके? मुझे नहीं पता, पर रात तक इन्हें लेने कोई नहीं आया, तब मैं इन सबको लेकर यहाँ आ गई। चलो एक बार समुंदर के किनारे चलकर देखते हैं, शायद इन बच्चों के माता पिता इन्हें ढूंढ रहे हो। सब मिलकर समुंदर के किनारे आए तो अपने बच्चे को ढूंढते हुए सभी बच्चों के माता पिता बिलख रहे थे। आप लोग क्यों रो रहे हो? हमारे बच्चे कल समंदर में डूब गए। शायद हम थोड़ी देर के लिए उनके लिए कुछ खाना लेने गए थे, इतनी देर में ही बच्चे समंदर में डूब गए। ओहो, आप लोग यही रुकिए, मैं अभी आई। रश्मि परी जल्दी से सब बच्चों को लेकर समुंदर के किनारे आ गई। ये बच्चे आप लोगों के ही है? हाँ, यही है। सब एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलकर बादलों से बात करनी होगी। रश्मि परी का मकसद सही था, फिर बादल कैसे मनमानी कर सकते हैं? आज रश्मि परी के कारण ही इन बच्चों की जिंदगी बची है। फसलों को पानी थोड़ी देर बाद भी दिया जा सकता था। 3 परियां सफेद बादलों के पास पहुंच गई। आ गई तुम लोग।
मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? बिल्कुल नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। हमारा काम धरती को स्वस्थ श्यामल बनाए रखना है, ना कि लोगों की जिंदगी बचाना है, वो भी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता को उनकी चिंता ही नहीं है। नहीं, हम तुम्हारे साथ सहमत नहीं हैं। प्रकृति का काम ही है परोपकार करना। अगर तुम इतनी ओछी विचार रखते हो तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। जिन बूंदों पर तुम्हें इतना अभिमान है वो बूंदे तुमसे छीन लेंगे। नहीं नहीं परी रानी, ऐसा अभिशाप मत देना। रश्मि परी ने तुमसे कहा था समुंदर पर बारिश करने के लिए, पर तुम नहीं माने। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आगे से अगर ऐसा हुआ तो तुम स्वयं इन सब के जिम्मेदार होगे। इन्हें बादलों को हर जगह भेजने और उनसे काम लेने के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है। रश्मि परी, हमें क्षमा कर दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। आप जहाँ कहेंगी हम वहीं बरसेंगे। हम भूल गए थे कि हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक पानी की बूंदें नहीं होंगी हमारी कोई हैसियत नहीं है। इतने में काले बादल भी उमड़ते घुमड़ते आ गए। अरे, यहाँ तो परियों और बादलों के बीच कोई गंभीर वार्तालाप चल रहा है, मुझे देखना चाहिए। क्या हुआ दोस्त? आखिर आज गिर ही गए। तुमको कितनी बार मना किया था कि बादलों की परी से मत उलझो। वो बहुत ही दयालु और समझदार हैं। उनका निर्णय हमेशा सही होता है। पर तुम अभी नए जमाने के बादल हो ना। गरजने, कड़कने और मनमानी करके बिजली गिराने को ही अपना मुख्य काम समझते हो। यार, जले पे नमक मत छिड़को। मैंने अपनी गलती मान ली है, अब क्यों मेरी शिकायत लगा रहे हो? अरे, इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बूढ़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। वो भले पुराने जमाने के हैं, पर उनका अनुभव नए लोगों से भी बहुत ज्यादा है। पर तुम्हारे जैसे लोग उस अनुभव से फायदा उठाने के बजाय उनका मजाक ही उड़ाते हो। माफ कर दो, तुम भी हमें माफ कर दो। अब मैं समझ गया हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। रश्मि परी जो कहेगी वही होगा। परियों ने सफेद बादल को धन्यवाद किया और नीले समुंदर की तरफ उड़ गई। आओ रश्मि, थोड़ी देर तुम भी समुंदर की लहरों का आनंद उठाओ। आज हमने तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस समुंदर में खूब मजे लिए। तुम्हें पता है, समुंदर में परियों का इस तरह अटखेलिया करना कभी कभी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब हमें डराओ मत रश्मि, जल्दी बताओ कैसा खतरा हो सकता है? समुंदर में अक्सर मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल कर रखते हैं। कभी कभी वही जाल हमारे लिए घातक बन जाता है। एक बार हमारे पंख उसमें फंस जाए तो हम उलझते ही चले जाते हैं। आओ आओ, अगर ऐसा हुआ तो मैं समुंदर की परी किस दिन काम में आऊंगी। चलो सब लोग लहरों में खेलते हैं। सभी परियां लहरों के साथ खेलने लगी। तभी आसमान काले मेघों से घिर गया और थोड़ी ही देर में घनघोर बारिश होने लगी। परियां भीगते हुए समुंदर में खेलती रही। आज से पहले कभी इतना मजा नहीं आया था, पर हमें जल्दी से जल्दी परी लोग भी पहुंचना होगा। कहीं तूफान आ गया तो हम आज यही फंस जाएंगे। सभी परियां बाहर आई और बारिश में ही आसमान की तरफ उड़ गई। आज बादलों की परी बहुत खुश थी। एक तो उसने बच्चों की जान बचाई थी, दूसरे सफेद बादल से उसका समझौता हो गया था। सुमेर और गंगा बहुत गरीब थे। उनकी बेटी मुन्नी 13 साल की थी। एक बार गंगा को तेज बुखार हुआ। कुछ ही दिनों में वो चल बसी। माँ के जाने के बाद घर का काम, बाबा की सेवा, सब कुछ वही करती थी। एक दिन मुन्नी ने बच्चों को स्कूल जाते देखकर, बापू मुझे भी स्कूल जाना है, तुमने मेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? मुन्नी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब तक थे तब तक पढ़ा लिया। मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं है। हम लोग तो हमेशा ही गरीब रहेंगे, तो क्या मैं भी कभी पढ़ लिख नहीं सकती? जब उसके बापू काम की खोज में चले गए तो वो घर में काफी दूर जंगल की तरफ चली गई और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर किरण नाम की एक परी रहती थी। वो एक बुढ़िया के रूप में आ गई और, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? हम बहुत गरीब हैं। मेरे बापू मुझे स्कूल भी नहीं भेज सकते। मेरी माँ भी नहीं है। मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा, तुम लोग रोना बंद करो। तुम मन में सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। मुन्नी ने आंखें बंद कर ली और, मेरे बापू को कोई अच्छा काम दिला दो, मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी।
अब तुम घर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम इसे पेड़ के नीचे आकर इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी हथेली पर रखकर उसको दूसरे हाथ से ढक देना और मुझे आवाज दे देना। मैं आ जाऊंगी। क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकती हो। मुन्नी कुर्ती फांती अपने घर चली गई। उसने देखा कि उसके बापू तैयार होकर काम पर जा रहे थे। बापू, कहाँ जा रहे हो? आज से मुझे गांव के स्कूल में माली का काम मिल गया है। अब तू भी स्कूल जा सकती है। बापू, तुमको पता है ये सब उसी बूढ़ी अम्मा ने किया। कौन सी अम्मी? मुन्नी ने सारी बातें बापू से बताई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जरा जाकर देखता हूँ कैसा काम है। सब लोग चले गए तो मुन्नी दौड़कर जंगल में चली गई और पेड़ के नीचे जाकर अपनी हथेली पर पत्ता रखकर उसको ढक दिया। अम्मा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी पेड़ से परी उतरकर उसके सामने आ गई। आप कौन हो? मैंने तो बूढ़ी अम्मा को बुलाया था जिन्होंने मेरी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। मैं ही वही हूँ, वो मैं ही थी। मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था। आप तो परी है ना? हाँ, मैं परी हूँ। मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तो सुना है परियां परी लोक में रहती है। हाँ हाँ, मैं भी वही रहती थी, पर रानी परी ने मुझसे नाराज होकर मुझे धरती पर भेज दिया है। क्यों? आपने कोई शरारत की थी क्या? मैं बचपन से बहुत शरारती थी। एक दिन मैं धरती लोक पर आई। यहाँ आकर तितलियां देखने और उनके पीछे पीछे भागने में देर हो गई। मैं बहुत सारी तितलियों को एक धागे में पिरोकर अपने साथ ले गई। वो देखते ही रानी परी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम परी हो, तुम्हें जीवों पर दया करना पहला पाठ पढ़ाया जाता है और तुम इन बेबस तितलियों को पिरोकर ही ले आई। तब से मैं धरती पर ही हूँ। ये कहते कहते किरण परी उदास हो गई। ओहो, तो आपने रानी परी से माफी क्यों नहीं मांगी? मांगना तो चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे परीलोक जाना होगा। तुम कल से स्कूल जाओगी ना? मैं स्कूल कहाँ जाती हूँ? आज बापू कह रहे थे शायद कल से जाऊंगी। घर जाकर उसने देखा कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया था। आइए मुन्नी बिटिया, आपके पिताजी आपको ढूंढ रहे हैं। मुन्नी बेधड़क हवेली में प्रवेश कर चुकी थी। उसने देखा कि उसकी हवेली के चारों तरफ खूब सुंदर बाग बगीचे थे। हवेली में उसके पिताजी बहुत सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसको देखते ही, मुन्नी, तुम कहाँ थी बेटी? देखो ये सब कैसे हो गया। बाबा, ये सब परी माँ का जादू है। हाँ बेटी, तेरी इच्छा पूरी हो गई। दूसरे दिन सुबह ही मुन्नी अपने बापू के साथ स्कूल गई। उसका एडमिशन हो गया। लौटते समय, बापू तुम घर जाओ, मैं जरा परी माँ से मिलकर आती हूँ। मुन्नी पेड़ के नीचे गई और उसने पत्ता हथेली पर रखकर परी को बुलाया। परी तुरंत आ गई। वाह मुन्नी, तुम तो स्कूल की पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हो। परी माँ, आप यहाँ अकेली जंगल में रहती है। आपने हमें इतना सुंदर बाग बगीचा दिया है, आप हमारे बगीचे के पेड़ पर भी तो रह सकती है। अभी नहीं, जब समय आएगा तब मैं खुद ही आ जाऊंगी। मुन्नी जाने लगी, परंतु तभी एक भयानक सा दिखने वाला आदमी जो मुन्नी के पीछे पीछे आ रहा था, उसने मुन्नी और परी के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली, पर उसको परी दिखाई नहीं पड़ी। वो जादूगर था। जैसे ही मुन्नी अपने घर जाने के लिए लगी, वो उसके पीछे पीछे गया। ए लड़की, तू पेड़ के नीचे किसके साथ बात कर रही थी? पहले तो मुन्नी डर गई, फिर उसने साहस जुटाया। मैं तो एक पेड़ से बातें कर रही थी, आपको कैसे पता चला? अभी मेरे साथ चलकर जरा उस पेड़ से फिर से बात करो। जरा मैं भी तो सुनूं कि कोई इंसान पेड़ से कैसे बात कर सकता है। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। मुन्नी पेड़ के नीचे गई और पत्ते को हथेली पर रख दिया। फिर, मुन्नी, तुम एक पत्ता तोड़ लो और उसको उस आदमी की हथेली पर रख दो। उसको कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। तब तक तुम अपने घर चली जाना। मुन्नी ने झट से एक पत्ता तोड़ लिया और उसकी हथेली पर रख दिया। लड़की, तूने ये क्या किया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुन्नी तब तक वहां से जा चुकी थी।
मुन्नी जब घर पहुंची तो उसने अपने बापू से सारी बातें बताई। जादूगर बड़बड़ाता हुआ वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। शाम होने को आई, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उधर से साइकिल से एक व्यक्ति निकला। उसने एक जादूगर को वहां बैठा देखा तो, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने उसे सहारा देकर उठाया और अपनी साइकिल पर बिठाकर जंगल के बाहर से ले आया। रात हुई तो अचानक मुन्नी ने सोचा कहीं वो दुष्ट आदमी परी को कोई नुकसान न पहुंचाए। बापू, चलो हम लोग वहां चलकर देखते हैं कि वो खतरनाक आदमी अभी है या चला गया। इतनी रात को? बापू, परी माँ धरती पर अकेले ही सजा भुगत रही है, यहाँ उनका अपना कोई नहीं है। सुमेर तुरंत तैयार हो गया। उन्होंने अपने साथ सुरक्षा के लिए लाठी और टॉर्च ले लिया था। जब वो वहां पहुंचे तो रात हो गई और दूसरे से उन्हें रोशनी और संगीत की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वो लोग एक जगह रुक गए। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के पास ही बहुत सारी परियां नृत्य कर रही थी। तभी एक उड़ान खटोला आया। उस परी से रानी परी उतरी। उसने आते ही नृत्य और संगीत रुक गया। किरण परी, हमारे पास आओ। जी रानी परी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे इस बच्चे पर रहने का पता एक जादूगर को लग गया है। हो सकता है वो मुझे ढूंढ ले। आज तो उस छोटी सी बच्ची ने मुझे बचा लिया, फिर वो हमेशा मेरे पास ही नहीं रह सकती ना। किरण परी, आज का ये उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई। तब तक मुन्नी दौड़कर परी माँ से लिपट गई। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मुन्नी, मत रो। तुम जब बुलाओगी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बगीचे में अवश्य जाऊंगी। परी माँ ने मुन्नी के सिर पर हाथ रखा पर उसे आशीर्वाद दिया। सभी परियां मुन्नी और उसके पिता से विवाद लेकर उड़न खटोले पर बैठकर आकाश में उड़ गए। मुन्नी की आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थी। मुन्नी, परी माँ फिर आएंगी। हमें दूसरों की खुशी में खुशियां ढूंढनी चाहिए ना। चलो घर चले। एक नई उम्मीद लेकर सभी गांव लोग घर आ गए।